सो इन क्वेश्चन नंबर 17 द डाटा उसने जो हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन शायद मैंने लिखी भी है यहीं पे ही। हमें सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज पुट करके करना है। द इक्वेशन गिवन बाय द क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं उसके अंदर और अपना आंसर निकाल लेना है। मैं उसको दोनों तरीकों से आपको कर देता हूँ। द वन विच वी डिस्कस्ड बिफोर, उसमें जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हो रहा है उसमें उसने यूज किया है 2Fe3O4 plus O2 which gives 3Fe2O3 हमारे पास। और उसमें हमें डेल्टा एच जो है वो कैलकुलेट करना था। जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसने कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें हमारे पास 3 इंटू Fe2O3 की वैल्यू जो है उसने हमें दी हुई थी -11। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है Fe2O3, एंड Fe2O3 की जो वैल्यू थी वो थी 824। तो -824 माइनस रिएक्टेंट्स, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू 0 है। तो 2 इंटू Fe3O4 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है -11,000 एंड सॉरी 1,1118। तो इसमें हम लोग जब करते हैं तो 3 इंटू 824 का आंसर आता है 2,472.6 माइनस इंटू -1,118 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2,236 आ जाता है। एंड माइनस माइनस प्लस होकर हमारे पास फाइनल आंसर आता है -236.6 किलो जॉल्स। दैट वाज द सॉल्यूशन दैट वी डिस्कस्ड इन द कि हम इसको करते हैं। सेकंड में अगर हम बैलेंसिंग इसकी कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है। सर तो ये सही है या नहीं है? सही है, दोनों सही है, बस आप लोग बस देख लेना उसमें से ये सोल्यूशन था जो हमने वो बुक में से देखा था। ठीक है। दूसरी बैलेंसिंग में हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम 4Fe3O4 करते हैं प्लस O2 करते हैं तो यहाँ पे 6Fe2O3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में 6 आ रहा है, 6 इंटू -824। ठीक है। माइनस इंटू रिएक्टेंस वाली साइड पे क्या आ रहा है 4 इंटू -1118.4। इनको मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर्स निकालते हैं तो बैलेंसिंग ही की है, दोनों में इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे हमने 4 के साथ किया हुआ है, यहाँ पे 6 आ गया। तो उससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है -49 4 सॉरी 4943.2 माइनस इंटू -4,473.6। और इसमें से आंसर आ जाएगा -4,900 496.6 किलो जूल्स पर मोल। सिर्फ बैलेंसिंग का डिफरेंस है, बाकी आंसर्स अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। द चॉइसेस योर्स के दोनों हैं, ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, सिर्फ इक्वेशन की वो वैल्यूज में डिफरेंस है। मैंने कैलकुलेट करके भी 2-3 दफा देख लिया था, आंसर यही आ रहा था। तो 4 इंटू -4,400 एंड 43.2 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारे पास जो है उसने कहा हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रेफाइट टू डायमंड के अंदर हमें करना है, और हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट उसने हमें -393 दी हुई है, और डायमंड की उसने हमें दी हुई है 395। सो हम डेटा लिखते हैं यहाँ पे। हमें ग्रेफाइट टू डायमंड कन्वर्ट करना है यहाँ पे, और इसका आंसर उसने दिया हुआ है हमें। चलो ठीक है, रख के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेफाइट, लेट्स नॉट फॉरगेट कि दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन हमारे पास। ठीक है। प्लस O2 गिव्स CO2,
गैस, उसकी उसने हमें वैल्यू जो कंबशन की दी हुई है, इट्स -393.5 kJ/mol। और जो डायमंड की दी हुई है वो उसने हमें दी हुई है -395.4 kJ/mol हमारे पास। अब हम लोगों ने इनका ग्रेफाइट टू कार्बन करना था। सो -393 माइनस इंटू -395.4 is equals to -393.5 प्लस 395.4। तो आंसर आ जाएगा +1.4, सॉरी 1.9 kJ/mol। कार्बन टू ग्रेफाइट की हम लोगों ने, सॉरी ग्रेफाइट टू कार्बन लिख दिया मैंने, यहाँ पे डायमंड लिखना था। वही प्रोसेस, वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, सिर्फ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया हम लोगों ने। प्रोडक्ट में ये आ रहा था और रिएक्टेंट्स में हमारे पास वो आ रहा था। सो ओके, आंसर्स भी मैच कर रहा है, सो फर्दर ऑन इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, विच इज hypothetical reaction, calculate the Gibbs energy and develop a hypothetical reaction and calculate the Gibbs energy. Discuss conditions under which reactions would be spontaneous or non-spontaneous। तरह का क्वेश्चन था, spontaneous और non-spontaneous का क्या मीनिंग है। तो मैंने कुछ नहीं बताया था, बुक में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो गिब्स एनर्जी की इफ इट्स जो है < दैट इज नेगेटिव आ रही है, तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा इन द फॉरवर्ड। और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस, और वो एंडोथर्मिक होगा। और ऊपर वाला जो उसमें आएगा वो एक्सोथर्मिक होगा। ये बुक में ही लिखी हुई है और मैं उसी को ही कोट कर रहा हूँ आप लोगों का, कि उसमें उसने लिखा हुआ है कि इफ गिब्स इज < 0 विच इज नेगेटिव, तो वो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। एंड सिंस नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इट वुड बी एन इंडिकेशन ऑफ एक्सोथर्मिक। और इफ गिब्स एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स अगर पॉजिटिव है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हमने डिस्कस कर लिया था। स्पॉन्टेनियस के इमीडिएट रिएक्शन होगा, हमें कोई उसके लिए नेचुरल रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि वी हैव टू इनिशिएट द रिएक्शन बाय गिविंग इट द एनर्जी। सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी टेक्स इन द एनर्जी, सॉरी सिस्टम टेक्स इन द एनर्जी टू फॉलो अप दिस। सो अगर हम ये डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे उसने कहा हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन को डिस्कस करो, तो हाइपोथेटिकल के केस में हमारे पास, लेट्स कंसिडर कि हमारे पास एक ए एंड बी हैं रिएक्टेंट्स, दे आर गिविंग अस द प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसमें हम ये कर लेते हैं कि लेट्स से कि डेल्टा एच, क्योंकि हमारे पास गिब्स एनर्जी किसकी इक्वल होती थी, हीट ऑफ रिएक्शन प्लस उसने कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम लोग देखें, तो डेल्टा एस, प्लस डेल्टा एस था, माइनस डेल्टा एस था, माइनस डेल्टा एस था आई गेस। माइनस है सर। माइनस डेल्टा एस ये किसको शो कर रहा था, एंट्रोपी को, ये हीट ऑफ रिएक्शन को, और ये गिब्स एनर्जी को, फ्री एनर्जी जो हमारे पास सिस्टम है। सो लेट्स सपोज कि इफ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -200 kJ/mol,
दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंट्रोपी हमारे पास जो आ रही है, एंट्रोपी चेंज आ रहा है, इट्स 50 किलो जूल्स पर मोल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, -200 माइनस टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग अगर ले लेते हैं, अच्छा बिना टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम लोग बात करें तो लेट्स से कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं। 300 इंटू, क्योंकि पूरा फॉर्मूला मैंने ये लिखा था व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो उसने ये लिखा हुआ था कि हम टेम्परेचर को लेते हैं तो डेल्टा एच इंटू माइनस डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस बनता है हमारे पास। तो टी आ गया टेम्परेचर का, एस आ गया 50 का, 5 इंटू 3 15 होता है, तो -300 माइनस 1500 बनेगा, 15 इंटू 1500 बनेगा, 15,000 बनेगा। सर ये आपने वैल्यूज जो थे खुद ही कंसिडर किए हैं? 15,000 बनेगा सही है। और वो किलो जॉल्स के अंदर था, तो वो उससे कैंसिल आउट होके सिर्फ क्या रह जाएगा, अगर हम किलो जॉल्स में वैल्यू लेते हैं ये Yes. तो दोनों की वैल्यू इस, किलो जॉल्स पर मोल में है ना, जो वो तो एंथैल्पी और हमने खुद ही सपोज किया ना, लेट से हम जाउल में ले लेते हैं, जैसा। जाउल्स पर मोल इंटू केल्विन ले लेते हैं। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, -3 टू कन्वर्ट इंटू किलो जाउल्स। तो ये 200 किलो जाउल्स यूनिट्स आके बराबर हो जाए हमारे पास, तो ये 15 बन जाएगा हमारे पास। तो 200 इंटू 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, -200 -15 आ जाएगा, 215 किलो जूल्स पर मोल। सो नेगेटिव साइन है, ये किसकी इंडिकेशन होगी कि हमारे पास रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस है। और एक्सोथर्मिक। यस, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इज स्पॉन्टेनियस। और सर आपने वैल्यूज वाले बात के बाद समझ नहीं आई। हमने से सपोज किए हैं कि हमने डेल्टा एच की वैल्यू -200 ले लिया, ठीक है। डेल्टा फॉर्मूला ये था हमारे पास जो हमें गिब्स फ्री एनर्जी का दिया हुआ है, हमने ये वैल्यू सपोज किया, डेल्टा एच की वैल्यू -200 ले लिया, डेल्टा एस की वैल्यू 50 ले लिया, टेम्परेचर की वैल्यू 300 ले ली, रूम टेम्परेचर ले लिया ना। सर आपने एच की वैल्यू जो है वो 200 माइनस में ली। कोई भी ले लो, प्लस लेके कर लो सॉल्व, माइनस लेके सॉल्व कर लो, उसने कहा कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन लो और उसमें प्रूव करो कि माइनस वैल्यू आती है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, मैंने सबसे पहले यही बात की, आप कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव में लेनी है पॉजिटिव में ले लो। नॉर्मली हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, मोस्ट मोस्ट रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक in नेचर होते हैं। तो इस वजह से मैंने -200 ले लिया, आप +200 ले लो, कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले लो, कोई कंपल्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा बस हमें एच ये की कोई देखना है भी, कि नेगेटिव में आ डेल्टा रहा एच है की कोई भी पॉजिटिव में आ रहा वैल्यू है। ले लो, टी की कोई भी वैल्यू ले लो, एस की भी कोई वैल्यू ले लो, उसको फॉर्मूला में पुट करो, देखो फाइनल आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो एक्सोथर्मिक होगा, पॉजिटिव में आ रहा है सब वैल्यूज पुट करने के बाद तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। वैल्यूज आपकी चॉइस की हैं, कोई भी रिएक्शन आप ले लो, ठीक हम्म, है। हम्म। कोई भी वैल्यूज ले लो, आपने सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करना है, दिस सर इज आपने योर टारगेट डेल्टा जी की फॉर्मूला, क्या रखी है? जिसमें आप लोगों ने वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, ठीक है। सर डेल्टा जी की वैल्यू क्या रखी है आपने? बेसिक उसका फंक्शन ये था कि वैल्यूज को पुट करने के बाद आप बस ये देखोगे अगर डेल्टा जी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो एंडो होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी रैंडम वैल्यूज लेके आप अपने पास, ठीक है। और अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, वो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो वो एक्सोथर्मिक होगा और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। हम्म। डेल्टा जी हमने कैलकुलेट करना था उसके अंदर। फिर है, इट वाज क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 पे आते हैं। उसने कहा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, जस्टिफाई योर ऑर्डर, ठीक है। CH3OH, CH3OH गैस एंड CH3OH
लिक्विड। ऑर्डिननेस तो डिसऑर्डिननेस की वाली कॉन्सेप्ट हमने बस इसमें पुट आउट करना है। ठीक है, सर एस देखा, फिर एल पे सी जी एच थ्री ओ एच सॉलिड, CH3OH लिक्विड डिसऑर्डर हो गया, और CH3OH गैस और डिसऑर्डर हो गया हमारे पास। ठीक है, सो फर्स्ट वन वाला हमारे पास क्या बनेगा, सिंस इट्स सॉलिड, मॉलिक्यूल्स उसके क्या हैं, पैक्ड, फिर क्लोज सर टू उसकी लिक्विड एंट्रोपी आए, क्या होगी, लो। सबसे ज्यादा होगी। ऑर्डर सर 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 में सर एंट्रोपी सॉरी, लो हाँ। होती है हमारे पास। यस, लो लो वो ठीक टेम्परेचर है, इंक्रीज होने से सेकंड टेम्परेचर हमारे पास एंट्रोपी लिक्विड इंक्रीज। है, तो मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ चले गए, डिसऑर्डर की तरफ। रैंडम मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, बट स्टिल टुगेदर है, स्टिल रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एंट्रोपीज की क्या होगी, मॉडरेट होगी। फिर आ जाते हैं गैस, मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फ्री हैं। ठीक है, सो इसकी एंट्रोपी क्या होगी हमारे पास, हाई, बिकॉज मैक्सिमम डिसऑर्डर है इसके अंदर। और डिसऑर्डर हम किस पे करते हैं कि फ्री मूवमेंट हो हमारे पास। ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी हमारे पास, हाई होगी। लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21, इट हैज थ्री पार्ट्स। उसमें उसने हमें बोला हुआ है कि स्ट्रोंशियम फ्लोराइड इज एन आयनिक सॉलिड, हैबिट्स प्रोसेस के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इट dissolves in water and can be used as an optical coating for lens. Draw the bond habit cycle for the सर enthalpic change of the solution, सर strontium यस fluoride। जी, ओके, सबसे पहले उसने हमें बॉन्ड हैबिट साइकिल्स बनाने को बोला है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमने उसको क्या करना है, गैसियस स्टेट में लेके जाना है, फिर आयनाइज करना है, फिर कंबाइन करना है हम सबको। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, SrF2 को हमने SR2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव, ये हमारे पास सॉलिड में होता है, और ये दोनों गैसेस, ये हमारा फाइनल रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब SR2 पॉजिटिव गैस को SR2 पॉजिटिव एक्वस में लेके जाना है, फिर F नेगेटिव गैस को, सॉरी, F नेगेटिव एक्वस में लेके जाना है, एंड देन SrF2 सॉलिड, फाइनल इक्वेशन SrF2 एक्वस आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा H4 हो जाएगा, ये डेल्टा H3 हो जाएगा, ये डेल्टा H2 हो जाएगा, एंड दैट इज डेल्टा H1। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले हम उसको सॉलिड से किस में लेके गए, आयनाइज किया और गैस में लेके चले गए, फिर गैस से उसको लिक्विड में लेके गए, फिर सेकेंड आयन को गैस से लिक्विड में लेके गए, फिर हमने उसकी फाइनल इक्वेशन लिख दी, विच इज SrF2 सॉलिड टू एक्वस अकॉर्डिंग टू बॉन्ड हेबर्ट प्रोसेस। फिर उसने हमें क्या बोला हुआ है,
बी पार्ट के अंदर उसने कहा है, इसको हम फर्दर हम थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी डेल्टा एच ब्रेकिंग डाउन SrF2 into SR2 पॉजिटिव एंड FR नेगेटिव। फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बी हाइड्रेशन ऑफ SR2 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव आइंस। फिर उसने कहा है लेबल ईच एंथैल्पी चेंज, ये उसी में यही आ जाएगा। SR2, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट एनर्जी आएगा, ये क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक strontium fluoride into its respective ions, SR2 positive and F negative। बैलेंसिंग के हिसाब से 2F नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या आता है हमारे पास, बी पार्ट, ये बी पार्ट सही चल रहा है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर SR2 पॉजिटिव, जब सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूट के साथ आते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड। हमने कल पढ़ा था ना सोल्यूट, अच्छा वो मैं एंड में बताता हूँ। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन SR2 positive is hydrated, similarly enthalpy of hydration for 2F negative, so energy is released when F negative is hydrated। अब हमने कल पढ़ा था ना कि पहले सोल्यूट सोल्यूट को ब्रेक करते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ब्रेक होता है, ये दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक्सो थे एंडो थे, सॉरी, जब हम सोल्यूट सोल्यूट का ब्रेक करते हैं एंड सोल्यूट सॉल्वेंट का ब्रेक करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस थे, सॉरी, क्योंकि एनर्जी Very टेकन है। green message. यस Yeah. सर, और एंडोथर्मिक। और लास्ट और में जब जब वो होता जो है कि सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो उसी की बेसिस पे हमने एक्सो। ये आंसर्स जो है वो लिखे हैं। सी पार्ट में उसने लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो टेबल उसने हमें दिया हुआ है, उसने लेटेस्ट एनर्जी फॉर डीवी है SrF2, इट्स -2492 प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन चाहिए हम लोगों को,
प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा पहले मैं थ्योरी लिख दूं ताकि आप लोगों के पास यू कुड हैव द डेटा। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता था? लेटेस्ट एनर्जी। ये हाइड्रेशन के अंदर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब क्योंकि SrF2 था तो ये SR2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव होना है हमारे पास। ठीक है। सो लेटेस्ट एनर्जी टेबल में उस समय कितनी दी हुई है? -2492 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम कितना है? माइनस 1480 प्लस enthalpy of hydration for fluorine is -506 ब्रैकेट क्लोज। 2 × 560 हो जाएगा 1012, तो -2492 -1480 -1012 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आ रहा है -4984 किलो जॉल्स पर मोल। आंसर दिया हुआ इसका? अ, नहीं दिया हुआ। नहीं दिया था। जल्दी से देख सकते हो हसन, यही आंसर आ रहा है। सर ये रिवर्स लेटेस्ट नहीं, सोल्यूशन सर, सोल्यूशन का सर आ रहा है 0। मुझे जीरो आ रहा है। जीरो आंसर निकल रहा है। जी सर। कहाँ गलती की है हमने? -2492 ही उसने हमें दिया हुआ है। आई गेस एक पॉसिबिलिटी हो सकती, अगर इसको जरा पॉजिटिव यूज करो, इसको +2492 करो और फिर आंसर निकालो, देखो जीरो आ रहा है। एक सेकंड, मेरा कैलकुलेटर है ना। हाँ आ रहा है। इसको पॉजिटिव कर लेंगे, उसका उसमें सिर्फ पॉजिटिव इसलिए कि जब हम लेटेस्ट एनर्जीज को रिवर्स करते हैं, उसने SrF2 सॉलिड की वो एनर्जी दी हुई थी, हमें अगर लिक्विड में जाना है तो उसी एनर्जी को क्या कर देना है हमने? पॉजिटिव कर देना है। तो एक्सो से वो एंडोथर्मिक हो जाएगा और फिर हमारे पास आंसर जीरो ही आएगा। सर फिर रिकन्फर्म से कर बोल लो अपने सकते एंड हैं? से। यस वही सर, तो ऐसे तुम ही कल अब अभी बात कर रहे बस। थे, लेटेस्ट एनर्जी को रिवर्स करके जो आंसर आता है। 2492 अपने कैलकुलेटर में लिख के देख लो ना, यही आंसर आ रहा है, जीरो आ रहा है ना किलो जॉल्स पर मोल। यस सर आ रहा है। बस। बस एनर्जी को सिर्फ रिवर्स किया हम लोगों ने। -2492 उसने लेटेस्ट एनर्जी ऑफ SrF2 सॉलिड दिया हुआ था, अगर हम उसको लिक्विड में लेके जाएंगे तो उसी एनर्जी को सिर्फ हमने क्या करना है? रिवर्स करना है, जो हमारे चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट का कॉन्सेप्ट था कि हम एनर्जीज को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव। उस बेसिस के ऊपर। फिर डी पार्ट है, राइट द फैक्टर्स। नेम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Write the factors that affect the enthalpy of hydration। आयनिक चार्ज और आयनिक रेडियस ना। और अच्छा यहाँ पे हम वो भी बना सकते हैं कि SrF2 सॉलिड
एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो नहीं कहेंगे, उसको लिक्विड स्टेट में लेके गए, तो वो SR+2 प्लस 2F नेगेटिव, देन डेल्टा H of hydration SR+2 plus 2F negative, both in their aqueous states. And ये डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन आ गया बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के अकॉर्डिंगली, वो जो उसका हमें एक सर्कुलर वो क्लोज पाथ की वैल्यूज दी हुई थी ना, उस हिसाब से मैं ऊपर ले जाके दिखा भी देता हूँ कि हमने कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाया। इट्स ऑन पेज नंबर, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, पेज नंबर 135 पे, साइकिल इन्वॉल्विंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। अब आ जाते हैं, उसने कहा है फैक्टर्स को डिस्कस करना है विच इफेक्ट्स द एंथैल्पी के अंदर हमारे पास। आप लोगों ने यहाँ तक वैसे आंसर्स निकाल लिए थे अपने कि नहीं? मैं 19 तक किया था। दिस इज सी, दिस इज डी। सो आयनिक साइज क्या होगा हमारे, कौन कौन से थे आयनिक साइज? आयनिक चार्ज। मैंने चार्ज ऑन रेडियस। आयनिक साइज में क्या होगा, स्मॉलर ions have high enthalpy of hydration। ये भी बुक में लिखा हुआ है हमारे, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं दिखा भी दूंगा। आयनिक चार्ज में हमारे पास क्या होता है, आयन्स with higher charge have more interaction। it's given on page number, मैं रेफर भी कर देता हूँ, मैं वहीं से देख के ही बता रहा हूँ आप लोगों को। हाइड्रेशन में था ऑन पेज नंबर 134 एंड पेज नंबर 136 के ऊपर ये डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, और आयनिक चार्ज और आयनिक रेडियस के अंदर। ठीक है, हैव मोर अट्रैक्शन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से उनकी इंथैल्पी क्या होती है, हायर, रिजल्टिंग। इट्स ऑन पेज नंबर 136। आयनिक चार्ज की सेकेंड एंड थर्ड लाइन बनती है ये, molecules so higher enthalpy of hydration, एंड लास्टली सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है वो जो इंटरेक्शन बिटवीन वाटर और हाइड हमने पढ़ा था ना, कि अगर वाटर है तो उसको हीट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ द सोल्यूशन का वर्ड उसने हमें बोला हुआ था, हीट ऑफ दिस सोल्यूशन अगर अदर देन वाटर हमारे पास होता है। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज भी जो है वो मैटर करती हैं। सो ओके। the polarity of solvent can also affect the enthalpy of hydration। ये उसी टॉपिक में दिया हुआ है उन्होंने, जो है हमारे पास पेज नंबर 134 के अंदर, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, थर्ड लास्ट में, बिल्कुल सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लास्ट लाइन है।
जहाँ पे वो डेल्टा एच लेटेस्ट और डेल्टा एच हाइड्रेशन है ना, वहां पे ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब उसने कहा है डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या होता था कि जब दो आइंस को हम गैसियस स्टेट के अंदर ले जाके कंबाइन करते हैं, तो जो आयनिक वो बॉन्ड बनता है, जो एनर्जी हमारे पास आती है उसको क्या नाम दिया जाता है? लेटेस्ट लेटेस्ट एनर्जी। एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन करते हैं, इट इज दी ई पार्ट डी पार्ट, it is the energy required to separate an ionic solid into its gaseous ions। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमारे पास क्या होती है? इसे अभी भी बताई भी है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन is defined as energy released when ions in gaseous state are dissolved in water